हेलो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा? एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल कहते हो उसी तरीके से होते हैं नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हाई मॉलिक्यूलर मास। इनके मोलर मास बहुत अधिक होते हैं और ये एक्वस सोल्यूशन में कोलाइडल वाटर में डिजोल्व करने पे ये कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में लोअर क्लास में पढ़े हुए, कोलाइड्स क्या होते हैं? एक हेट्रोजेनियस सिस्टम होता है जिसमें सल्यूट की पार्टिकल की साइज ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन से के मिड में होती है। जो आप लोग अगला टॉपिक कोलाइड्स पढ़ोगे वहां डिटेल में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। और हमारे बॉडी में नंबर ऑफ हमारे बॉडी में या प्लांट के बॉडी में नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिसको कैटलाइज करने का काम एंजाइम ही करता है। इसलिए एंजाइम को एंजाइम कैटालिसिस या फिर बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं, या बायोकेमिकल इस प्रोसेस को बायोकेमिकल कैटालिसिस कहते हैं। ठीक है। और बेटा, जो सबसे पहले एंजाइम को क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिविंग सेल से ऑब्टेन किया गया था वो 1969 में सबसे पहले एंजाइम को क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन किया गया था। उसके पहले ये माना जाता है कि ये लिविंग थिंग्स में ही है, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं होता। आज के टाइम में हम नंबर ऑफ एंजाइम्स लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग वेल नोन है कि जितने लोग डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन एंजाइम का इंजेक्शन लेते हैं डायबिटीज के प्रेजेंट में। कुछ एंजाइम्स के रिएक्शन जो नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रोसीड करता है, जैसे हम लोग टॉपिक लेते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। एग्जाम्पल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर C12 H22 O11। तो इसका जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका जो इन्वर्जन होता है या कह सकते हैं इसकी डाइजेशन होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, तो यहाँ पे हम केन शुगर के लिए जो एंजाइम हमारे शरीर बॉडी में यूज होता है वो है इन्वर्टेज, जो इस केन शुगर जिसको हम सुक्रोज कहते हैं उसको तोड़ता किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है। और अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का माल्टोज भी होता है तो माल्टोज के लिए जैसा कि हम लोग कैटालिसिस पढ़े थे या दीज आर हाईली सिलेक्टिव नेचर, तो इन्वर्टेज इज एप्लीकेबल ओनली फॉर केन शुगर और सुक्रोज, इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर माल्टोज। अगर ये माल्टोज है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल एलिमेंट डिफरेंट होते हैं। ये आपका है माल्टोज। माल्टोज की हम हाइड्रोसिस कराते हैं तो यहाँ पे इन्वर्टेज एंजाइम नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम लोग कौन सा एंजाइम लगाएंगे? माल्टेज एंजाइम है। तो वो सिर्फ क्या देता है? 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। यहाँ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यहाँ पे क्या है? केवल ग्लूकोज है। ठीक है बेटा। एथाइल अल्कोहल हो गए। एथाइल अल्कोहल कैसे ऑब्टेन करते हो? ग्लूकोज की हाइड्रोसिस होती है। जैसे हमारे केन शुगर जो शुगर मिल्स होते हैं, शुगर मिल में केन शुगर बनता है। केन शुगर के ही हाइड्रोसिस से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज का जब हम फर्मेंटेशन कराते हैं एथाइल अल्कोहल बनता है। यानी कि शुगर इंडस्ट्री में एथाइल अल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है और नॉर्मली जो एथाइल अल्कोहल की जो सप्लाई होती है वो शुगर इंडस्ट्री से ही आती है। और एथाइल अल्कोहल को ऑब्टेन करने के लिए जब ग्लूकोज की हम कन्वर्जन कराते हैं, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन कराते हैं C6H12O6, तो यहाँ भी एंजाइम डिफरेंट हो गया। दैट इज ये है जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम किसमें कन्वर्ट करता है? C2H5OH प्लस CO2। स्टार्च है, ये आपको ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करता है।
स्टार्च बेटा, स्टार्च जिसका फॉर्मूला C6, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड से, कह सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ सिंपलर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, टेकन n, इट में भी 1000 नंबर प्लस NH2O। तो अब स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ जो एंजाइम लगता है वो बेटा डाइस्टेज एंजाइम। अब डाइस्टेज एंजाइम इसको किसमें कन्वर्ट करता है? सुक्रोज में, C12H22O11। सिमिलरली यूरिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH2CONH2। यूरिया की हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तो यूरिया डिकम्पोज होता है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहां पे जो एंजाइम यूज होता है बेटा वो है यूरिएज एंजाइम। ये यूरिएज एंजाइम इस यूरिया को अमोनिया में ब्रेक डाउन करता है। इस तरह फैट को डिकम्पोज करने के लिए लाइपेज एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए स्टार्च को यहाँ पे ये मॉल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए डाइस्टेज एंजाइम लगता है। और अगर स्टार्च को डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट करना हो, स्टार्च को डायरेक्टली हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ एंजाइम अलग अलग हो गया। बेटा हम लोग पिछले क्लास जो कैटालिसिस पढ़ रहे थे, कैटालिसिस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसमें पढ़ा था कैटलिस्ट आर हाईली सिलेक्टिव नेचर, मींस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कैटलिस्ट। रिएक्टेंट सेम है, यहाँ भी स्टार्च की हाइड्रोलिसिस, यहाँ भी स्टार्च की हाइड्रोलिसिस, रिएक्टेंट सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे कैटलिस्ट, जिसको हम यहाँ बायो कैटलिस्ट या एंजाइम कह रहे हैं, अगर वो चेंज हुआ तो हमारा प्रोडक्ट का नेचर चेंज हो गया। यहाँ प्रोडक्ट बन रहा माल्टोज, यहाँ प्रोडक्ट बन रहा ग्लूकोज। ठीक है, तो इसलिए अगर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर में जाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में एक फीचर ये भी यहां भी बता सकते हैं, एंजाइम्स आर हाईली सेलेक्टिव इन नेचर। इज दैट क्लियर? अब बेटा हमें उसके बाद नेक्स्ट वही टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक डिटेल में देखना, आप अपने नोट्स में पढ़ लीजिएगा। अब इसमें एक एक पॉइंट में बताने का मतलब डिटेल इसमें लिख के मैं आपको क्या बताएंगे। यहाँ पे बेटा आप नोट्स में हो देखोगे तो मैं आपको टर्म मिलेगा, एंजाइम्स आर हाईली इफिशियंट। हाईली इफिशियंट मीन्स एंजाइम मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल को यूनिट टाइम में, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स को उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। हाईली स्पेसिफिक नेचर, बेटा हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जो पर्टिकुलर एंजाइम है वो पर्टिकुलर एक डिफिनिट प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सेम रिएक्टेंट हो, अगर एंजाइम चेंज होगा तो प्रोडक्ट का नेचर भी चेंज हो जाएगा, इसलिए इस तरह हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। थर्ड, टेम्परेचर का होता है। एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है मीन्स हाईली एक्टिव कह सकते हो, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। बेटा एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही बेटर होती है। वो टेम्परेचर है 298 केल्विन टू 310 केल्विन। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर 310 केल्विन होता है। तो बिलो 298 केल्विन ये इनएक्टिव हो जाता है। बिलो 298 केल्विन एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, और अबव 310 केल्विन एंजाइम डिस्ट्रॉय कर जाता है। इसलिए हाई टेम्परेचर जब हमें फीवर होती है, बहुत ही फीवर होती है, तो फीवर में बेटा हमें कुछ भी हमें खाने पीने की इच्छा नहीं करती, कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो एकदम स्लो हो जाता है।
एंजाइम की फंक्शनिंग नहीं होती, फूड का डाइजेशन नहीं होता, जिसके कारण हमें भी कुछ भी न तो भूख लगती है न तो ही खाना खाना अच्छा लगता है। तो 310 केल्विन जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे इसका बेटर एक्शन होता है एंजाइम का। उस टेम्परेचर के अबव एंजाइम की फंक्शन डिस्ट्रॉय कर जाती है, एंजाइम एक्टिव नहीं होता, तो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी स्लो हो जाती है। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, एंजाइम की जो वर्किंग रेंज है वो 5 to 7 पीएच पे ही होती है। इसलिए बहुत अधिक एसिडिक या बहुत अधिक एल्कलाइन या बेसिक फूड हमें टेकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक एसिडिक या बहुत बेसिक फूड है, उन दोनों सिचुएशन में एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, एंजाइम वर्क नहीं करता, तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस वीक हो जाती है। इसलिए हमें जो भी फूड मटेरियल हम टेकअप करते हैं उसमें हमें पीएच का ध्यान रखना होता है, ठीक है। और अब जब बात करते हैं, जैसे वहां पे प्रमोटर यूज किया था कैटलिस्ट में, यहाँ एंजाइम्स के लिए होता कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स क्या है? जो मिनरल्स और विटामिन हम टेकअप करते हैं फ्रूट के थ्रू। तो विटामिन और मिनरल्स एक्ट एज ए कोएंजाइम, दे इनहेंस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। तो इसलिए इनको बेटा कोएंजाइम्स या कह सकते हो एंजाइम्स के एक्टिवेटर हैं, एंजाइम के प्रमोटर हैं। तो जो भी फूड में हम मिनरल्स टेकअप करते हैं, मिनरल्स हमारे बॉडी में एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहेंस करते हैं, ठीक है। तो अगर प्रमोटर है तो इनहिबिटर होंगे। इनहिबिटर में कुछ सब्सटेंसेस फूड मटेरियल टेकअप करते हैं जो हमारे जिसमें पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप होता है जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। अब इसमें इनहिबिटर में कई चीजें, जैसे हम डिफरेंट टाइप की मेडिसिन टेकअप करते हैं, और वो मेडिसिन जैसे हेडेक नहीं हुआ, एक मेडिसिन ले लिया, उस मेडिसिन में जो मेडिसिन हमारे बॉडी में वर्क करता है, तो आप लोग केमिस्ट्री में बेड लाइन पढ़ोगे, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन और ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। तो बेटा एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो जो अब पर्टिकुलर जो ड्रग लेते हैं, ड्रग किस लिए, इसलिए उस पर लिखा रहता है कि आप जब भी मेडिसिन टेकअप कीजिए अपने फिजिशियंस के एडवाइस पे ही लीजिए, अदरवाइज मेडिसिन टेकअप करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसके 2 पॉइंट और यहाँ पे आप मेंशन कर लेना, एंजाइम इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स आर कोएंजाइम्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर आर पॉइजन्स, जैसा हम लोग कैटलिस्ट में पढ़े थे। अब इसमें एक टॉपिक और है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, बेटा इसमें है क्या कि जितने एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स के सरफेस पे करेक्टरिस्टिक शेप होता है। करेक्टरिस्टिक शेप वो किसके कारण होगा? फंक्शनल ग्रुप के कारण होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2 अमाइनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, थायोल है, ऑल अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इनके प्रेजेंस में जो एंजाइम्स के सरफेस पे एक कैविटीज होती है, कैविटीज पे जो आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उस कैविटीज में फिट हो जाते हैं, ठीक है। इन एक्चुअली दैट कैविटीज आर एक्ट एज एक्टिव सेंटर, और रिएक्टेंट्स जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट्स हैं, एंजाइम्स की उस एक्टिविटी में फिट हो जाते हैं और जस्ट लाइक की फिट इन द लॉक, और उसको बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एंजाइम react with substrate gives एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है, यहाँ पे कह सकते हैं एंजाइम इज जस्ट लाइक की एंड सबस्ट्रेट इज जस्ट लाइक लॉक। अब नोट में देखोगे इसमें डायग्राम दिए गए हैं। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने हैं, फिर यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी स्टेट में जाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्दर डिकम्पोज होते हैं। तो
enzymes becomes free. प्रोडक्ट बनता है, एंजाइम बिकम्स फ्री टू कैटलाइज द न्यू रिएक्शन, इसीलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजाइम्स आर हाईली इफिशिएंट इन नेचर। तो यहाँ पे बेटा आपका एंजाइम टॉपिक फिनिश होता है, आप इसके डिटेल नोट्स में देख लेना। बाकी जो क्वेरी होगी, क्वेरी आप क्वेश्चन पूछ लेना कमेंट बॉक्स में भी, और डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ लेना। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कोलाइड्स।